नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। पुष्पम प्रिय चौधरी की बात करेंगे, प्लूरल्स पार्टी की बात करेंगे। 8 मार्च 2020 को बिहार के सभी प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़ा सा ऐड छपा था पुष्पम प्रिय चौधरी का। बिहार के कई जिलों में वे लगातार यात्रा कर रही हैं। इनमें 3 जिलों का हमने जिक्र भी किया था, जिसमें वैशाली और सारण जिला भी आता था। अभी हम बात करेंगे उनके भागलपुर दौरे का। पुष्पम प्रिय चौधरी जो है वो एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो खुद को बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार बताती हैं, खुद को भावी सीएम बताती हैं। ना उनका अभी तक कोई जानकारी खास जनता तक पहुंच पाया है, पर पब्लिक इंटरैक्शन जो है उनका बड़ा है। सोशल मीडिया पर लगभग 4,30,000 उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। ट्विटर पर भी संख्या जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे पुष्पम प्रिय चौधरी के भागलपुर यात्रा का। 3 दिनों का वो यात्रा था। 7 विधानसभा क्षेत्र घूमी है, 16 प्रखंड का उन्होंने भ्रमण किया है। वे हर गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं और सबसे बड़ी बात है, उनके जो वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर हम समझ पाते हैं कि वे लगातार लोगों से इंटरेक्शन कर रही हैं और लोग जो है उनसे अब जुड़ रहे हैं। उनकी पार्टी जो है वो एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ना उसे चुनाव चिन्ह मिला है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी उस पार्टी को एक पार्टी का मान्यता ही मिला है। फिर भी 243 सीट पर वो चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। कल हमने एक खबर दिखाई थी, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्लूरल्स के, अनुपम सुमन, उन्होंने अपना एक वीडियो साझा किया था। वो खबर आपने एचएस बिहार पर देखा होगा। अब भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का नौगछिया का क्षेत्र हो, सुल्तानगंज का क्षेत्र हो या फिर गोपालपुर विधानसभा का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर वो गई हैं। हमारे साथ इस एपिसोड में आदेश पुरी भी मौजूद हैं। लगातार उनको ऑब्जर्व करते हैं, पुष्पम चौधरी को देखते रहते हैं। सबसे रिमार्केबल बात क्या आपको लग रहा है, भागलपुर में महिलाओं पे बड़ा फोकस्ड है, तो क्या आपको दिख रहा है पुष्पम चौधरी का जो यात्रा है भागलपुर का? देखिए, भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी के नाम से फेमस है और वहाँ पे साड़ी बनते हैं। फिर से भागलपुर के चादर जो होते हैं रेशम के, काफ़ी फेमस होते हैं और इन सब कामों में ज़्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं। और चूँकि पुष्पम प्रिया चौधरी जो हैं वो खुद जो है महिला हैं, और एक और कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया। बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया, 35% नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। इन सब का जो है पोल खोलने के लिए एक तरह से वो, जैसा कि बता रही हैं कि 30 साल से बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और जो दोनों सरकारें रहीं, चाहे राजद की या जदयू और बीजेपी की, तो इन लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया बल्कि डेवलपमेंट का नाटक किया और इसे बस इसका ब्रांडिंग किया। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। अगर भागलपुर एक समय में देश का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था रेशम का, आज भी है, लेकिन वहाँ के जो बुनकर हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनकी स्थिति नहीं सुधर रही, दिनों दिन खराब होती जा रही है, प्रोडक्शन घटते जा रहा है। जो ट्रेडिशनल वहाँ के जो शैलियाँ थी, वो जो कलाकारी थी, जो मंजूषा शैली है, ये सब वो है, वो सब अब धीरे धीरे, हाँ, वो धीरे धीरे वो लॉस्ट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। और उसको इतने दिनों बाद भी एक नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिला, एक मार्केट नहीं मिला जहाँ से उसका व्यापार हो सके, उसको प्रमोट किया सका, व्यापार होगा उसका, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो होगा वो भागलपुर जो क्षेत्र है वो डेवलप कर जाएगा। वहाँ के जो बुनकर हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा और स्थितियाँ अच्छी होगी। तो महिलाओं को लेकर जो है वो हम जितने भी वीडियो, चाहे वो सारण का था या वैशाली का या फिर बांका का हमने किया, वहाँ पे वो महिलाओं से ज़्यादा इंटरेक्शन करती हैं क्योंकि वो आधी आबादी वो हैं, खुद महिला हैं वो। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका दावा रहता है कि मैंने महिलाओं के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, महिला सशक्तिकरण किया है, उसी का वो पोल खोलने का प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट आप अपने स्क्रीन पर पहले देखिए। ये सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बाढ़ का मुद्दा उठाया है, गोपालपुर विधानसभा सीट का है। देखिए, वो लिखती हैं, बाढ़ और बाढ़ से तबाही बिहार सरकार का सालाना प्रायोजित कार्यक्रम है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के पचगछिया का कदवा क्षेत्र कोसी के कटाव से त्रस्त है। पकराबासा, कासिमपुर, ठाकुर जी कचहरी की 50,000 से ज़्यादा आबादी प्रभावित है। बचाव व राहत के उपाय सिफर। पटना से राहत के हवाई घोषणाओं, हेलीकॉप्टर भ्रमण और बाढ़ राहत लूट के बजाय बाढ़ के अस्थायी समाधान और रिलीफ के प्रोफेशनल मैनेजमेंट का समय आ गया है। #लेट्स ओपन बिहार, #30 years लॉकडाउन, #चूज प्रोग्रेस। इस पर क्या कहना है आदेश जी? देखिए, बाढ़ का भी जिक्र वो कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ जो है वो, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो समस्याएं जो हैं जो बिहार में शुरू से बनी हुई थी, बाढ़ हो, गरीबी हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, फिर से
औद्योगिक विकास न हो पाना, ये सारा जो मुद्दा है ये आज भी विद्यमान है। और सबसे बड़ा जो है बाढ़ है। बाढ़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ा अवसर होता है अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए और जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए, क्योंकि इसके कारण जो है बहुत बड़ी राशि आवंटित होती है केंद्र के द्वारा, केंद्र राज्य सरकार दोनों के द्वारा, उसमें बंदरबाट होता है। इसके अलावा सालों भर जो है तटबंध बनाने का काम चलता है, बोरिया रखने का काम चलता है, लेकिन ये सब होता नहीं है। अगर ऐसा होता, मैनेजमेंट किया जाता, तो बिहार में बाढ़ से स्थिति जो है आज वैसी नहीं रहती जैसे हमेशा थी। जी, सवाल तो है ना कि 15 साल से हर साल बाढ़ आ रही है। हाँ, तो वही बात है कि सुशासन की सरकार है और इन्होंने ये, नीतीश कुमार का दावा रहता है कि चहुमुखी विकास हुआ है, सारे तरफ विकास हुआ है, लेकिन जो समस्या बिहार का सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का हुआ करता था, आज वो यथावत बना हुआ है, बल्कि एक तरह से कहें तो उसका विस्तार हुआ है। उन जिलों में जहाँ पर बाढ़ नहीं आता था वहाँ भी अब बाढ़ की चपेट में है। तो ये जो एक सोचने वाली बात है कि आखिर जो सरकारें आई बिहार के डेवलपमेंट के नाम पर, उन्होंने एक बांध भी नहीं बनाया बिहार में कि आपने बाढ़ को रोकने के लिए क्या मैनेजमेंट किया। गोपालगंज और सासाराम का क्षेत्र भी डूब गया। वही कर रहे हैं ना कि आपने एक भी, वही है जो वाल्मीकि नगर बैराज है, कोसी बैराज है, यही है। इसके अलावा तो आपने बाढ़ नहीं बनाया, बांध नहीं बनाया। उसके बाद है कि आपने सिंचाई व्यवस्था को भी दुरुस्त नहीं किया, नहरें बर्बाद हो गई, जिसके कारण जो पानी का जो हम मैनेजमेंट जो कर सकते थे, आप देखें तो 1990 से पहले भी बाढ़ रोकने का प्रयास किया गया, उसके कारण बहुत उस पर कंट्रोल भी पाया गया, लेकिन 90 के बाद न ही उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू रखा गया और न ही अगर उसको ख़त्म किया गया तो उसके बदला में कोई अल्टरनेट नहीं लाया गया। तो इसीलिए कहा था कि ये तो लॉकडाउन था जिसमें पुरानी व्यवस्था को खत्म किया गया और बदले में नई कोई व्यवस्था को नहीं लाया गया, केवल ब्रांडिंग की गई कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक और जिक्र हम करते हैं, एक और पोस्ट है उनका, भागलपुर यात्रा का ही पोस्ट है। बड़ा ही खूबसूरत आंकड़ा उन्होंने रखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें लिखा है, उन्होंने सनौला का जिक्र किया है कि सनौला में घर पर साड़ी मिल गई तो खरीक के बुनकरों ने काला दुपट्टा लेकर विदा किया। वो गई थी वहां पर और उन्हें काला दुपट्टा देकर वो भी सिल्क का विदा किया गया है। आगे वो लिखती हैं कि भागलपुर में के खरीक ब्लॉक में बुनकरों का मीर जाफरी गाँव, 50,000 आबादी, सैयद अंसारी, उमर अंसारी, इद्रिस अंसारी बताते हैं कि 3,000 बुनकर भिवंडी और पानीपत पलायन कर चुके हैं। कारण वही है जो प्लूरल्स बता रहा है, मार्केट लिंकेज नहीं है। पहले खादी भंडार वाले खरीदते थे, वह भी बंद, पूंजी भी नहीं, ग्रामीण बैंक 13% ब्याज लेता है, कोई प्रॉफिट नहीं। देखिए, बड़ा खूबसूरत आंकड़ा दिया है उन्होंने कि 3,000 मजदूर जो सिल्क बनाते थे, अंसारियों का जिक्र किया है इन्होंने, जो इसके लिए बड़ा फेमस रहे हैं इतिहास में, वो पलायन करके पानीपत चले गए। देखिए, ये पलायन तो सच में बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा सरकार ने जो है कुटीर एवं हस्तकरघा उद्योग के लिए बहुत सारे सब्सिडीज़ दी हैं, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और आपको छोटे छोटे जो हैं एक तरह से ऑफिस जहाँ पर ट्रेनिंग है उसको बचाए रखने का, लेकिन ये सारे कागजी हैं। ये ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्राउंड पे सच में ऐसा रहता तो वहाँ से पानीपत और भिवंडी नहीं जाना पड़ता वहाँ के बुनकरों को, और उनकी जो स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है। और सबसे प्रमुख बात मैं ये कहूँ कि ये जो बिहार में जो विकास की बातें की जा रही हैं, ये पुष्पम प्रिया वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये कागजी है, ये मार्केटिंग है कि बिहार में ये डेवलपमेंट है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो उसका जो है कोई अच्छा ये नहीं है। आखिर ऐसा रहता तो भागलपुर से ही चलने वाली ट्रेनों को आप देखें तो भर भर के दिल्ली और मुंबई जाती हैं, तो आखिर उसमें बुनकर भी जाते होंगे, क्यों नहीं जाते, यहाँ रही रहते हैं कि यहाँ पर ये वो कि मार्केट लिंकेज की बात करती हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं उनको दिया जाता है जहाँ से हम ब्रांडिंग कर सके कि भागलपुर का ये फेमस ये है, जैसे बनारसी साड़ी फेमस है, चाहे और भी जगह के जैसे मुरादाबाद के पीतल का ये फेमस है। भागलपुर का जो है बिहार के ही लोग जानते हैं, बिहार के बाहर लोग नहीं जानते हैं। तो एक ब्रांड बनाना होगा, भूल रही है, काम लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये जो हमारे जो एक कला है उसका पलायन हो रहा है, कला का भी पलायन हो रहा है, और जो यहाँ पर जो वो कला के काम करते थे उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। जब इंटरेस्ट और फ़ायदा नहीं रहेगा तो वो कलाकारी आपको काम में नहीं झलकेगा वो, तो एक यहाँ विलुप्त हो रहा है और पलायन हो रहा है। तो ये आगे का जो स्थिति ये बता रही हैं कि ये लॉकडाउन 30 साल का ऐसा था कि जो बिहार जिसके लिए फेमस था, जो बिहार की एक स्पेशलाइजेशन थी, उसको ख़त्म किया गया,
बदले में दूसरी व्यवस्था को नहीं लाया गया जिससे यहाँ के लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके। प्रॉब्लम बना है बल्कि और बढ़ते ही जा रहा है, और पहले जो हमारे संसाधन हुआ करते थे उसे भी खत्म किया जा रहा है। आपने रेल का जिक्र किया, रेल का जिक्र किया तो एयरपोर्ट की बात भी आती है। पुष्पम प्रिय चौधरी एक और पोस्ट है उनका, आप देख रहे होंगे, उस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है कि भागलपुर का जो एयरपोर्ट है वो कई वर्षों से मवेशियों के घास चरने का अड्डा बन गया है। भागलपुर में एयरपोर्ट है, ये भी हमें पहली बार पता चला है कि वहाँ पे कभी एयरपोर्ट का प्लान भी हुआ था। दरभंगा एयरपोर्ट तो लाइमलाइट में रहता है, ट्विटर पर ट्रेंड कर जाता है, पर भागलपुर एयरपोर्ट का पहली दफ़ा सुना है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जो भागलपुर बिहार में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत पहले ही हवाई अड्डा बनाया गया, सभी जगह खाली रखी गई, और उसमें था कि आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट इतना होगा कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्प्रोरी एक हवाई अड्डा होगा जहाँ से ये बड़े हवाई जहाज नहीं तो कम से कम छोटे हेलीकॉप्टर और छोटे जो जेट होते हैं वो राजधानी से जुड़े, आसपास के बड़े शहरों से जुड़े। लेकिन आप देखिएगा, भागलपुर ही नहीं बल्कि मोतिहारी देखिए, मुजफ्फरपुर देखिए, कुछ दिनों पहले तक दरभंगा का भी, वहाँ भी मवेशी चढ़ते थे वहाँ पे, क्योंकि इन सब तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। और आप मैं हमेशा पुष्पम प्रिया चौधरी का जब बात होता है तो मैं एक सोचता हूँ कि आज से 50-60 साल पहले हमारे नेता कितना विजनरी थे कि उन्होंने उस समय जिला में उतना ज़मीनें खाली करके रखी थी कि आने वाले 40-50 साल में यहाँ पर फ्लाइट भी उड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रेन आ चुका, सड़क बन चुका। लेकिन ये 30 साल 1990 के बाद से ऐसा रहा कि वहाँ मवेशी ही चरे, और बल्कि सड़कें भी गायब थी, सड़क तो ही बनी है। और जितना बिहार को आगे जाना चाहिए था, एक तरह से देखें तो उससे ज़्यादा पीछे चला गया, क्योंकि बिहार के पास भौतिक रूप से कुछ नहीं बचा, केवल मानव संसाधन है, पानी है, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। पानी भी सागर में जा रहा है, और मानव संसाधन भी जो है, जवानी जो है ट्रेन से चढ़ के दूसरे प्रदेशों में जाके काम कर रही है। तो मतलब बिहार सिंह का वो गाना सही है कि जवानी जो है वो पानी में बह रहा है। ये गाना आया था पवन सिंह का कि जवानी बर्बाद होता बिहार के पानी में। नियत क्या है पुष्पम प्रिय चौधरी का, ये अभी कोई नहीं जानता है। पब्लिक डोमेन में उनके द्वारा कुछ अभी सामूहिक रूप से या उनके पार्टी की तरफ से नहीं कहा जाता है, पर सोशल मीडिया पोस्ट देखकर हम इतना तो आकलन जरूर कर सकते हैं कि बिहार कितना बड़ा नुकसान झेला है पिछले 30 सालों में। इसका जीता जाता प्रमाण वो सभी स्थान है, वो सभी स्थल हैं जहां पर पीपीसी पहुंचती हैं और हमको रूबरू कराती हैं बिहार के उस दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास से जो पिछले 30 सालों में घटित हुआ है। अगले जिला के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदेशपुरी भी हमारे साथ होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।